अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ेंगे क्लास 10th का, जिसका चैप्टर नंबर 2 पढ़े और टॉपिक है कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर होता क्या है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है बच्चों, ये दोनों जो हैं ये ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, इन दोनों का काम जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी ह्यूमन रीडेबल कोड यानी सी प्लस प्लस जावा, ये जो चीज़ें हैं, ये लैंग्वेजेस हैं, इनको कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन को। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम इन दोनों के बारे में फ़र्क जानेंगे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फ़र्क। कंपाइलर क्या करता है? देखिए, कंपाइलर जो है वो होल जो प्रोग्राम होगा उसको क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। ट्रांसलेट करने के बाद उसमें से जो भी एरर वगैरह होंगे वो निकालेगा। एरर्स के बाद हमें क्या मशीन कोड में उसे कन्वर्ट कर देगा, हमें आउटपुट दे देगा। क्लियर हुआ। जबकि जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन जो है ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर क्या करता था कि वो होल प्रोग्राम को जो था वो ट्रांसलेट करता था और फिर हमें उसका रिजल्ट देता था कंप्यूटर। और जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रांसलेट करता है और उसके बाद हमें रिजल्ट देता है। क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो है कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्लियर हुआ होगा। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम कंपाइलर की एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब ये बच्चों, ये आपके सामने एक कंपाइलर है। ठीक है, सी प्लस लैंग्वेज में, ये सी लैंग्वेज में ये पूरा एक कोड है। अब बच्चे, ये जो है आपका पूरा प्रोग्रामिंग कोड है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब क्या करेगा? अब कंपाइलर क्या करेगा? इस पूरे को जो है वो ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, ट्रांसलेट करने के बाद अगर कोई इसमें एरर्स हुए तो वो बताएगा, अगर नहीं हुए तो फिर हमें इसकी आउटपुट दे देगा। सबसे पहले हम एग्जीक्यूट पे जाएंगे। एग्जीक्यूट पे जाने के बाद कंपाइल करेंगे, इसमें कोई एरर है कि नहीं। अब देखिए, इसने चेक किया, इसमें कोई एरर नहीं है। ये प्रोग्राम, इसका मतलब ये जो प्रोग्राम है वो ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, इस प्रोग्राम को। अब बच्चे ये देखें, रन किया। अब हम इसे कोई 2 वैल्यू देते हैं, 6 8 दे देते हैं। अब देखें, इसने सम भी निकाल दिया और प्रोडक्ट भी निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ ये जो है आपको जो है कंपाइलर जो है वो क्लियर होगा। अब इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर क्या करता है कि इंटरप्रेटर आपकी बेसिक होती है, ज़्यादातर वो बेसिक लैंग्वेज में होता है। वो तो मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन उसका मैं आपको एक पिक्चर बता देता हूँ। ये है कि वो जो सोर्स कोड होता है, यानी जो बनाने वाला होता है प्रोग्रामर, वो क्या इंटरप्रेट करता है? लाइन बाय लाइन, और उसकी आउटपुट देता है। क्लियर हुआ। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चे? प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट जो है वो एक प्रोग्रामिंग टूल्स दिए जाएं, ठीक है, जिसपे आप उस कंप्यूटर प्रोग्राम्स को जो है आप डेवलप या बना सकें, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। अब सबसे पहले आ जाता है IDE। क्या होता है? IDE स्टैंड फॉर होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब बच्चे, ये बेसिकली होता क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसा माहौल दिया जाए, ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जिसमें आप जो है अपनी प्रोग्राम जो है वो उसको बना सकें। ठीक है, उसको डेवलप कर सकें। ठीक है, बना सकें, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है। अब इंटीग्रेटेड का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बच्चे सम अप करना। क्या मतलब? कि बहुत सारे 5-6 ऑप्शंस हैं, मतलब 5-6 ऑप्शन है या ज़्यादा ऑप्शन है, उनको एक जगह इकट्ठा कर देना, उनको सम अप कर देना, उसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड कहते हैं। इसकी अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, आपको वो क्लियर होगा। ये बच्चे आपके पास जो डेव C++ 5.5 है, ये आपके पास IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये अब क्या करता है बच्चे? इसमें ये देखें, मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूट, टूल, ए स्टाइल, विंडो, हेल्प, और ये नीचे आपको जो मुख्तलिफ जो हैं वो टूल्स दिए गए। तो यानी क्या? ये इंटीग्रेट किए गए, सम अप किए गए, एक जगह इकट्ठे किए गए, यानी आपको एक माहौल दिया गया, आप इसमें प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर सकें। इसको हम क्या कहते हैं? IDE कहते हैं। बच्चे, क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूँ बच्चे ये आपको IDE क्लियर होगा। अब हम आगे की जानिब जाते हैं। अब बच्चे, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ सी लैंग्वेज।
अच्छा, इसमें IDE जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मॉड्यूल्स, ठीक है। सबसे पहले आता है टेक्स्ट एडिटर आता है, फिर आता है कंपाइलर, लिंकर, लोडर और डिबगर। अब टेक्स्ट एडिटर क्या है? टेक्स्ट एडिटर बच्चे मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ हम प्रोग्राम को लिखते हैं। जैसे ये मैंने इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन और ये सारा जो लिखा है, ये आपका क्या है? टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका आता है, नेक्स्ट आपके पास आता है कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली मैं आपको पहले बता चुका हूँ कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर क्या होता है कि जो प्रोग्राम है उस होल प्रोग्राम को जो है ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट करने के बाद हमें क्या उसका रिजल्ट देता है, उसकी आउटपुट देता है। क्लियर हुआ? ये कंपाइलर होता है। अब लिंकर क्या होता है? लिंकर बेसिकली ये आपके पास फाइल्स होती हैं, ठीक है, ये लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, ठीक है। जैसे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है, अब इसके पीछे जो है लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ठीक है, फंक्शंस हैं इसके पीछे मुख्तलिफ, तो उन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं कि वो लिंक करता है इन फंक्शन के साथ। अगर हम मिसाल के तौर पर प्रिंट एफ लिखते हैं, ये आपको सारी स्टेटमेंट लिख के देता हूँ, प्रिंट एफ, ये स्कैन एफ, ये आपके इन स्टूडियो डॉट एच इसकी लाइब्रेरी फंक्शंस में आते हैं। अगर बच्चे मैं ये मिसाल के तौर पर मैं आपको करके बताता हूँ, ये अगर मैं इसको काट देता हूँ और मैं फंक्शन जो है प्रोग्राम को जो मैं कंपाइल करता हूँ, जब कंपाइल करूँगा तो ये इसने एरर दे दिया कि प्रिंट एफ जो है और स्कैन एफ जो है ये डिक्लेयर ही नहीं है स्कोप। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसका मैंने लाइब्रेरी फंक्शन नहीं दिया। जब मैं इसका आपको देता हूँ फंक्शन, अब बच्चे हम इसको जब कंपाइल करेंगे तो ये कोई एरर नहीं देगा। देखिए इसने कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब इसके अंदर जो लाइब्रेरी फंक्शंस थे वो इसमें प्रिंट एफ और स्कैन एफ जो है बिल्ट इन दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ? ये आपका लिंकर है। अब लोडर, लोडर क्या करता है कि ये जो प्रोग्राम है इसको लोड करके इसमें मेमोरी के अंदर जो है वो डालता है सेव, ठीक है। और डिबगर क्या करता है? डिबगर बच्चे वो ये करता है कि इसमें जो भी एरर्स वगैरह हैं जब कंपाइल कर रहा होता है तो हमें इसमें यहाँ जो है एरर्स देता है। वो एरर्स क्या मतलब, डिबगिंग का क्या मतलब, उस एरर्स जब आते हैं, जब हम उसको फाइंड करते हैं, जब ये कंपाइलर हमें बताता है तो हम उसको जब ठीक करते हैं, फाइंड करके उसको हम ठीक करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। अब आपके पास है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले सी लैंग्वेज करैक्टर सेट। अब इसमें जो है हम सबसे पहले लैंग्वेज करैक्टर सेट पढ़ेंगे। देखो सी लैंग्वेज करैक्टर इंक्लूड्स, देखो सबसे पहले आपके इसमें लैंग्वेज करैक्टर में जो आते हैं, करैक्टर एक वर्ड को कहते हैं जो हम लैंग्वेज के अंदर टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं, ठीक है। इसमें 3 किस्म के होते हैं, एक आपका लेटर्स होता है, डिजिट्स होते हैं और स्पेशल करैक्टर होते हैं। लेटर्स बच्चे बेसिकली आपके पास जो आप टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक स्मॉल लेटर्स होते हैं और एक कैपिटल लेटर्स होते हैं। स्मॉल लेटर्स जो ए से जी तक जो आपके छोटे ए बी सी से लेके जेड तक होते हैं, और कैपिटल लेटर में आपके बड़े ए से लेके जेड तक आते हैं। उसके बाद आपके करैक्टर में डिजिट्स आते हैं, डिजिट्स में आपके नंबर आते हैं, नंबर की सीक्वेंस आती है 0 1 2 3 9, वो आपके जो होते हैं वो डिजिट्स में आते हैं। और फिर आपके आते हैं स्पेशल करैक्टर। स्पेशल करैक्टर बच्चे जो हैं वो आपके जो होते हैं वो स्पेशल करैक्टर होते हैं, लेटर्स और डिजिट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एंड और नॉट, ये चीज़ें, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, स्लैश, ये सारे आपके, इवन के स्पेस भी एक जो है वो स्पेशल करैक्टर है, ठीक है। देखें मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखें बच्चे, अब ये जो हैं आपके ए बी जो हैं ये लेटर्स हैं, ठीक है, स्मॉल, इंट भी स्मॉल में, ठीक है, लेटर्स है। अब ये जो है बीच में ये प्लस आ रहा है, ये आपके पास प्लस जो आ रहा है ये आपका क्या है? ये स्पेशल करैक्टर है। अब देखिए सम इक्वल टू, अब इक्वल टू के आगे एक स्पेस दी गई है, ये जो स्पेस है ये आपका करैक्टर है, ये भी एक स्पेशल करैक्टर है। क्लियर हुआ? अब हम आगे की जानिब जाते हैं। वही मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपको नंबर साइन, डॉलर, परसेंट साइन, ठीक है, एस्टेरिस्क और लेफ्ट ब्रेस, राइट ब्रेस, लेफ्ट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, कॉलन, कोटेशन मार्क, सेमी कॉलन, ये सारे आपके क्या है? ये आपके जो हैं स्पेशल हैं। रिजर्व वर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक हिस्सा होते हैं, ठीक है, इनको हम की वर्ड्स भी कहते हैं।
इन वर्ड्स का बेसिकली जो यूज़ होता है वो स्पेशल पर्पस होता है, ठीक है, ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं ये हाईली सेंसिटिव होते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों, अगर आप स्पेलिंग जो है मिस्टेक कर देंगे तो कंपाइलर जो है वो इसका एरर दे देगा आपको, ठीक है। और रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं वो 32 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और ये पहले से प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है, सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और ये जो हैं ये रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं हमेशा लोअर केस लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे। मिसाल के तौर पर बच्चे ये जो आपके सामने आपको वर्ड्स 32 नज़र आ रहे हैं, ऑटो, डबल ब्रेक, इनका कोई ना कोई जो है मकसद होता है, स्पेशल मकसद होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, रजिस्टर, रिटर्न, चार, फ्लोट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जाते हैं। हेडर फाइल। हेडर फाइल्स क्या होता है बच्चे? हेडर फाइल्स जो है ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो टास्क वेरियस मुख्तलिफ जो है काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके लाइब्रेरी फंक्शंस में जो होते हैं मुख्तलिफ आपके फंक्शंस आते हैं। जैसे आप हेडर फाइल्स में आपकी जो एग्जांपल्स आती हैं वो studio.h है, conio.h और मैथमेटिकल फंक्शंस आते हैं, क्लियर हुआ। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि ये हेडर फाइल्स होता है। हेडर फाइल बच्चे ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्लैश इंक्लूड studio.h। स्टैडियो स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कहते हैं, .h यानी हेडर फाइल, यानी इसका मतलब है स्टैडियो का जब हम लाइब्रेरी फंक्शन देंगे ये लिंक करेगा इसके साथ printf और scanf। अगर हम इसको हटा देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम इसको हटा देंगे, हटाने के बाद हम जब इसको कंपाइल करेंगे तो देखें बच्चे, जब हम इसको कंपाइल किया है तो ये देखेंगे आपके पास एरर है, क्योंकि ना तो सी लैंग्वेज printf को जानता है ना scanf को जानता है। क्यों? क्योंकि जो इनके फंक्शंस है वो किस में है, वो हेडर फाइल के अंदर है। जब वो हम हेडर फाइल मेंशन ऊपर नहीं करेंगे, टॉप पे मेंशन नहीं करेंगे सबसे पहले, तो ये कभी भी इन फंक्शंस को रीड नहीं करेगा, ना ही इनको जान सकेगा। अब हम इस फंक्शंस को दोबारा डालते हैं। अब हम इसको सबसे पहले कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके देखेंगे इसमें कोई एरर, ठीक है। तो यानी इसका मतलब इसके जो लाइब्रेरी फंक्शंस है वो scanf और printf जो हैं वो हमने ऊपर इसका हेडर फाइल दी है, तो उसकी वजह से इसको कंपाइलर ने कोई एरर नहीं दिया, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, क्लियर हुआ। इसी तरह आप दूसरा जो conio.h है, कंट्रोल इनपुट आउटपुट, वो आपका फाइल जो है वो क्लियर स्क्रीन करता है get.ch और get.ch का। इसी तरह आप जब math.h डालते हैं हेडर फाइल, तो वो जो आप मैथमेटिकल फंक्शंस आपको देता है, जैसे स्केयर हो गया, पावर, लॉग, साइन, कॉस, टेन वगैरह, ये जो है आपके हेडर फाइल्स हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये क्लियर होगा। स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसे होता है प्रोग्राम के अंदर? अब सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स देते हैं, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद आप मेन फंक्शन देते हैं, मेन फंक्शन के बाद आप क्या, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन देते हैं, ये आपका आता है। फिर उसके बाद आप फंक्शंस वगैरह जो ऑप्शन होते हैं, आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो भी डालना चाहते हैं, क्लियर हुआ। अब मैं आपको एग्जांपल के तहत समझाऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो दिया जाता है बच्चे। अब ये जो है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है आपका, ये कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाता है। फिर आपके पास आता है ये वाला, फिर जो पार्ट आता है ये आपके पास आता है मेन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके बच्चे जो आपका यहाँ तक है, ये आपका क्या आता है, ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शन आता है। ये आपका ओवरऑल क्या हुआ, स्ट्रक्चर जो है आप किसका, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। उम्मीद करता हूँ बच्चे ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट की जानिब जाते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं सी कंपाइलर को, ठीक है। ये हमेशा प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो डाले जाते हैं, आपको लाइब्रेरी फंक्शंस दिए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं, क्लियर हुआ। अब इसमें जो आपका सिंटैक्स आता है वो आता है हैश इंक्लूड लेस देन हेडर फाइल नेम और ग्रेटर देन, ठीक है।
इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और करवाता हूँ एग्जांपल के। अब जैसे ये फाइल है, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसमें ये जो सबसे ऊपर है ये आपका जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, हैश इंक्लूड स्टैडियो डॉट एच, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाता है, ठीक है। इसमें आप इसके अंदर लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं बहुत से, जैसे आपके प्रिंट एफ, स्कैन एफ, दूसरे तीसरे फंक्शन जो है इसमें दिए होते हैं, ठीक है, बिल्ट इन होते हैं। उसके बाद आता है आपके पास मेन, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मेन फंक्शन जो आता है, जो हम लिखते हैं मेन फंक्शन। फिर उसके बाद हम देते हैं बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, ये वाली, ये आपकी क्या कहलाती है, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन कहलाती है, जिसमें हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। क्लियर हुआ? ये सारा जो है, ये जो मैंने आपको बताया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स और उसके नीचे जो लिखा, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जाते हैं, कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। कमेंट्स क्या होता है बच्चे? कमेंट्स जो होता है बेसिकली जिस बंदे को प्रोग्राम समझ ना आ रहा हो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ कमेंट्स डालते हैं, ठीक है। यानी दूसरे बंदे को अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई फार्मूला वगैरह, तो हम उसके थ्रू कमेंट्स डाल के बताएंगे कि इस लाइन में क्या हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कमेंट्स कहते हैं। कमेंट्स बेसिकली इसलिए ऐड की जाती हैं, जो प्रोग्रामर होता है वो इसलिए ऐड करता है कि जो प्रोग्राम पढ़ने वाला है वो बंदा जो है इसको आसानी से समझ सके, ठीक है। वो इसलिए लिखी जाती हैं कि उसको आसानी से समझ आ जाए, क्लियरफाई हो जाए कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? There are two type of comments, single line comment, multiple line comment। सिंगल लाइन कमेंट क्या कहते हैं? ये सिंगल लाइन कमेंट जो होता है इस तरह होता है कि डबल डिवीजन का साइन डाल के आप कमेंट लिखते हैं, ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ, समझाता हूँ, आपको क्लियर होगा। ये देखें, अब ये इस लाइन को देखें, अब इसमें सम इक्वल टू ए प्लस बी टर्मिनेटर स्टेटमेंट लगी है, ठीक है। अब ये देखें डबल डिवीजन का साइन है, इसका मतलब है कि ये आगे मैंने कमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट टू वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर एडिंग एंड गेट स्टोर्ड इन सम। इसका मतलब मैंने ये समझाया हुआ है दूसरे बंदे को कि इसमें दो वैल्यूज़ हैं ए और बी जो ऐड की जा रही हैं, किसमें, सम के अंदर। अब जब बच्चे प्रोग्राम रन होगा तो वो जो है सम इक्वल टू ए प्लस बी टर्मिनेट स्टेट इसको करेगा रन। जो ये कमेंट है इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये साथ रन नहीं होगा, ये जस्ट समझाने के लिए, प्रोग्राम जो है समझाने के लिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए डिवीजन का साइन हैशटैग, फिर आगे हैशटैग डिवीजन का साइन, ये इस्तेमाल होता है। और ये जो कमेंट है आप स्पैन फैला सकते हैं इसको, मल्टीपल लाइंस, काफ़ी लाइंस के साथ इसको आप फैला सकते हैं। जैसे इसने एग्जांपल इधर दी है, डिवीजन का साइन, हैशटैग, प्रोग्रामर, आगे इसने राइटर का नाम लिखा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है, और डेट प्रोग्राम वाज रिटन, ये सारा दिया हुआ है, फिर हैशटैग और डिवीजन का साइन। ये आपके क्या है, ये मल्टीपल कमेंट्स हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जाते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट वो क्वांटिटीज़ है जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करती प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के दौरान, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। जो कांस्टेंट होते हैं वो तीन टाइप्स के बेसिकली होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं, करैक्टर होते हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स होती हैं। कौन सी? एक होती है इंटीजर टाइप होती है और एक होती है फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर जो कांस्टेंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास वगैरह जितने भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इंटीजर कांस्टेंट है आपके पास 7145 है, 145 है, प्लस में नंबर है, माइनस में -2345 है, 26 है। ये जो है आपके किस में आते हैं, ये इंटीजर कांस्टेंट आते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कौन से होते हैं, जिसमें आपके पॉइंट्स आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी हाइट पर्सन की जैसे ली गई है, इसमें जो वैल्यू बताई गई है 166.75 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, तो ये आपकी क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। 82.6 किलोग्राम, 92.8 सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपकी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? अब आपके पास आता है करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर कांस्टेंट आपके पास कौन से हैं? करैक्टर कांस्टेंट्स जो हैं आपके पास डिजिट्स आते हैं,
लोअर केस लेटर, अपर केस लेटर ए से जी तक, ठीक है। डिजिट्स में आपके 0 to 9 तक आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पंक्चुएशन सिंबल्स आते हैं, जैसे कि सेमी कॉलन आ गया, कोमा आ गया, पीरियड, डॉट आ गया। स्पेशल सिंबल्स आते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वल टू, लेस देन, वो सारे आपके स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो इसमें आते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। अब आपके पास नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट वो हैं बच्चे, वो कैरेक्टर जो आप जिनके बीच में कोटेशन मार्क देते हो, ठीक है, डबल कोटेशन मार्क देते, जैसे ये आपने एक कोटेशन मार्क दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है और इसके बीच में लिखा है हेलो अहमद। तो ये आपके क्या हुआ है, जो भी चाहे वो नंबर की फॉर्म में हो, चाहे वो आपकी अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हो, किसी भी ऊपर जो नंबर आ रहे हैं, नंबर या करैक्टर की फॉर्म में हो, ऑल कोटेशन मार्क के अंदर, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाते हैं। क्लियर हुआ? वेरिएबल जो है एक सिंबॉलिक नेम है जो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू को, जो यानी चेंज हो सके वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। कांस्टेंट क्या था कि वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता था ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, लेकिन वेरिएबल जो है वो अपनी वैल्यू को चेंज करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। ए वेरिएबल हैज़ अ नेम, नाम भी हो सकता है, नोन एज अ वेरिएबल, ठीक है, नेम, ठीक है। इट होल्ड्स डेटा ऑफ द अदर टाइप्स, तो दूसरे टाइप्स का डेटा जो है वो होल्ड करता है, ठीक है। अब वेरिएबल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिक और करैक्टर। न्यूमेरिक वेरिएबल्स पढ़ते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल्स में जो आपके आते हैं वो वैल्यूज़ जो न्यूमेरिक को रिप्रेजेंट कर रहे हो, नंबर्स को, जैसे मिसाल के तौर पर इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों वैल्यूज़ है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ सम। अब सम में आपको पता है प्लस आता है, ठीक है। एसवीएम सम में आपका प्लस हो रही होती हैं वैल्यूज़, 2 वेरिएबल दिए जाते हैं, 2 3 जितने आप ए बी सी जितने आप लें। इसी तरह एवरेज में भी वेरिएबल्स लिए जाते हैं, उनको भी डिवाइडेड बाय जितने वो नंबर्स होंगे उनसे डिवाइड किया जाएगा। इसी तरह लेंथ आ गया, सैलरी आ गई, मार्क्स आ गई, ये सारी क्या है? न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब करैक्टर वेरिएबल्स क्या होते हैं? करैक्टर वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंप्यूटर प्रोग्राम वैल्यूज़ इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स में होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ करैक्टर वेरिएबल्स आर नेम, सिटी, जेंडर, ठीक है। नाम वगैरह आपका सिटी, शहर, जेंडर आपका मेल है या फीमेल है, जो आपके होगा वो आपका किस में आएगा? करैक्टर वेरिएबल्स में आएगा। क्लियर हुआ? रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल्स नेम। अब ये कुछ रूल्स दिए गए हैं वेरिएबल्स नेम लिखने के, ठीक है। सबसे पहला रूल्स है कि आप जो लेटर है कोई भी वेरिएबल दे रहे हैं, ठीक है, उसको अल्फ़ाबेट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे लोअर केस हो या अपर केस लेटर हो। लेकिन बच्चे ये जहन में रखना, ना तो आप उसको अंडरस्कोर डाल सकते हैं उसमें शुरू में, और ना ही डॉलर का साइन डाल सकते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ, आपको क्लियर होगा। ये देखें, जैसे अब ये वेरिएबल है, इसमें ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, सम वेरिएबल है और प्रोडक्ट जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। अब अगर मैं इधर दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इधर देता हूँ, कोई भी डिजिट डालता हूँ, 9 डालता हूँ, तो अब जब मैं यहाँ इसको करूँगा, इसको कंपाइल करूँगा, देखना ये एरर देगा। देखो ये इनवैलिड सफिक्स इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। वो यही बात है कि यहाँ जो है ये वेरिएबल नेमिंग का रूल है कि आप कोई भी अल्फ़ाबेट से पहले जो है कोई भी नंबर, डॉलर साइन या स्पेशल करैक्टर नहीं डाल सकते, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा, हटाऊँगा, तो ये देखें बच्चे, अब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये इसमें कोई एरर नहीं होगा, देखें इसमें 0 आ जाए। इसी तरह अगर मैं इसमें कोई स्पेशल करैक्टर डाल देता हूँ, जैसे मैं डॉलर साइन डाल देता हूँ, इससे पहले ए से पहले ये डॉलर साइन डाल, तो फिर अब हम इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, ये कंपाइल किया, अब इधर भी देखो वही कह रहा है कि एरर दिया है इसने, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ है कि पहला रूल है कि कोई भी हम नेम वेरिएबल का डालने से पहले जो है हम कोई भी स्पेशल करैक्टर है, कोई भी ऐसा साइन नहीं डाल सकते, जस्ट हम अल्फ़ाबेट्स डाल सकते हैं, वो भी लोअर या अपर केस, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट कह रहा है द अंडरस्कोर में बी यूज टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी।
ऑफ द वेरिएबल नेम फॉर एग्जांपल ओवर अंडरस्कोर टाइप। ठीक है, तो ये आप बीच में डाल सकते हैं। ये है कि आप पहले अल्फ़ाबेट्स डालें, उसके बीच में आपको स्पेशल कैरेक्टर या अंडरस्कोर जो है वो डालें प्रोग्राम के अंदर, तो वो ठीक होगा, इम्प्रूव करेगा रीडेबिलिटी। ठीक है, वो आपके। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जितनी मर्ज़ी वेरिएबल नेम को बड़ा कर दें। 31 करैक्टर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, आप उससे चाहे बड़ा कर दें, वो कोई इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें कोई। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि चाहे आप लोअर केस लेटर डालें या अपर केस लेटर डालें नेमिंग वेरिएबल में, तो वो कोई इशू नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एग्जांपल इधर दे रहा है कि AVG डाल दें या कैपिटल लेटर्स में, फिर इसमें पहला कैपिटल है और सारे लोअर केस हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर्स हैं, तो चाहे आप जिस तरह मर्जी इसमें करें, आपके कैपिटल लेटर से SUM सम, तो यहाँ भी मुझे जो है वो फिर सम देना पड़ेगा SUM, और यहाँ भी जो है मुझे सम देना पड़ेगा SUM। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। वो कोई एरर नहीं है। ठीक है, चाहे आप बड़े अल्फ़ाबेट्स लिखें अपर केस में चाहे लोअर केस में, वो कोई इसका हर्ज नहीं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि स्पेशल कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। इसमें ये जहन में रखें बच्चे, स्पेशल कैरेक्टर जो हैं वो आपके वेरिएबल नेम की जगह यूज़ नहीं हो सकते, जैसे कि हैश है, सवालिया निशान है, @ है, कोई भी ऐसे जो हैं स्पेशल कैरेक्टर जो हैं वो वेरिएबल नेम की जगह यूज़ नहीं हो सकते। और नेक्स्ट ये बात याद रखना कि रिज़र्व वर्ड्स कभी भी वेरिएबल नेम की जगह यूज़ नहीं होते। और याद रखें वेरिएबल नेम में स्पेस अलाउ नहीं होती। ठीक है, जैसे अब इसने एग्जांपल दिया है MASS, अब MA के साथ स्पेस दिया है, SS लिख दिया है। ठीक है, तो इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं लास्ट वाले की। अब जैसे यहाँ है सम की जगह मैं यहाँ स्पेस दे देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखना ये एरर आ गया क्योंकि स्पेस नहीं अलाउ। ठीक है, वेरिएबल नेम क्लियर हुआ। अब इसको बैक करेंगे, कंपाइल करेंगे, देखें कोई एरर। क्लियर हुआ। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।